एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि मैं यूनिट वाइज एनालिसिस आप लोगों के लिए लेके आई, जिसमें 11th क्लास की सारी यूनिट कंप्लीट की, ठीक है। 12th क्लास की भी एक यूनिट कंप्लीट कर ली। अब बच्चों क्योंकि टाइम कम है और मुझे ये एनालिसिस कंप्लीट भी करनी है, तो मैं वन शॉट में क्लास 12 के जो बाकी यूनिट्स के चैप्टर हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वो मैं आज बताऊंगी। तो जो भी मैंने यूनिट वाइज एनालिसिस में आपको बताया, आई होप आप उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस किए होंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके इंपॉर्टेंट जो भी मैंने कंसेप्ट्स बताए हैं बच्चों, वो उस पे आपने बहुत ज्यादा ध्यान दिया होगा, उसे रिकॉल किया होगा, क्योंकि अब आपका ये दोनों चीजें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए जो नीट का होने वाला है, ठीक है। और आपका एग्जाम आ गया बिल्कुल पास, तो बिल्कुल आपको देखिए डरना घबराना नहीं है, आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं, अपने आप पे भरोसा रखिए, ये एग्जाम देने आप बिल्कुल जाइए, ठीक है। तो इस यूनिट में बाकी के चैप्टर्स, इस क्लास में बाकी के चैप्टर्स हैं जो क्लास 12 के जो यूनिट में, वो मैं आपके आज कवर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक और रिमाइंडर मैं दे देना चाहती हूँ आपको कि मेरे 11th के, 12th के एंड नीट के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप डिले मत करिए, अभी जाके वेरीफाई ऐप पे इनरोल कराइए, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें जिस पहले चैप्टर जो हम देख रहे हैं, यूनिट 7 का पहला चैप्टर है ये, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जिसमें पूरी जेनेटिक्स की बात हुई है, इसमें सबसे ज्यादा रोल रहा है किसका, मेंडल का। हम सबको पता है मेंडल ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो हम मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से देख लेते हैं, ठीक है। इसमें मेंडल्स के लॉज आएंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो डोमिनेंस का देख ले, डोमिनेंस जैसे नाम से पता चल रहा है जो डोमिनेट कर रहा है, मतलब ये यूज हुआ एक्सप्लेन करने के लिए किसी एक पेरेंटल कैरेक्टर को के एक्सप्रेशन को, मतलब ये यूज होता है क्या, एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर्स, ठीक है, इन F1 एंड बोथ इन F2 जनरेशन, F1 एंड F2 दोनों जनरेशन में, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, डोमिनेंस की। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी इसे बोलते हैं, यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें तो ये वैलिड होगा कब, जब जीन जो है लोकेटेड होंगे डिफरेंट क्रोमोसोम पे और वेरी फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड सेग्रीगेशन में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट हम बोलते हैं सेग्रीगेशन में, जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, इसको स्टार मार्क बिल्कुल कर लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड होगा अगर जीन जो है लोकेटेड है डिफरेंट क्रोमोसोम पे, ठीक है, डिफरेंट क्रोमोसोम पे लोकेटेड है या फिर बहुत दूर दूर हो सेम ही क्रोमोसोम पे, तब ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला लॉ जो है ये वैलिड होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन लॉज में ये पॉइंट जो ध्यान रखने मैंने आपको बता दिया। अब जेनेटिक्स की मैथ क्या है, 2 3 रूल क्या है, अगर नंबर ऑफ गैमीट्स आपको निकालने हैं तो 2 टू द पावर n कर देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ फिनोटाइप्स 2 टू द पावर n से, नंबर ऑफ जीनोटाइप 3 टू द पावर n, और n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। हेट्रोजाइगस पेयर्स कितने हैं उसका नंबर है n। इससे आप गैमीट्स कितने बन रहे हैं, फिनोटाइप्स क्या होगा, जीनोटाइप्स क्या होगा, ये आप सब पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला रूल हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब डेविएशन कैसे हुआ मेंडेलिज्म से, मतलब एक्सेप्शंस हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसमें स्नैपड्रैगन मिराबिलिस जलापा जिसे हम कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। F2 में जो रेशियो आई वो क्या है, 1:2:1, मतलब दोनों फिनोटाइप एंड जीनोटाइप दोनों के लिए रेशियो क्या है, 1:2:1। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। कोडोमिनेंस में एग्जांपल्स ऐसे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में कोडोमिनेंस, दोनों एलील्स एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को, ये कोडोमिनेंस है। ये सब डेविएशन है किससे, मेंडेलिज्म से। मेंडल ने जो 3 लॉज दिए थे ना उनसे ये सब डेविएट कर रहा है। मल्टीपल एलालिज्म की बात करूं बच्चों तो ये अगर होता है किसमें, पॉपुलेशन में, किसी इंडिविजुअल में नहीं होता, पॉपुलेशन में होता है 3 एलील्स ऑफ आई जीन, ठीक। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है क्या बच्चों, प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, एक जीन है लेकिन इसके मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट्स होंगे, वो होती है प्लियोट्रॉपी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर मैं देख लूं तो स्टार्च ग्रेन साइज इन पी सीड्स में जो स्टार्च ग्रेन की साइज होती है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें जो बी जीन है वो शो कर रहा है डोमिनेंस फॉर सीड शेप बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉर स्टार्च ग्रेन साइज, ठीक। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करें तो मल्टीपल जीन्स एक ट्रेट को, देखिए प्लियोट्रॉपिक एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात होगी तो मतलब मल्टीपल जीन्स अब एक ही ट्रेट को कर रही है, स्किन कलर की हो गया, ह्यूमन हाइट हो गया, तो एक ग्रेडियंस एंड कंटिन्यूस वेरिएशन यहाँ पे दिखता है, वो होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये कुछ डेविएशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चंस आ जाएंगे बच्चों, ठीक। आगे चलते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी एंड लिंकेज, देखिए क्रोमोसोमल थ्योरी एंड लिंकेज भी बहुत जरूरी है। क्रोमोसोमल थ्योरी सबसे पहले दी किसने थी, सैटर्न एंड बोवरी ने, ठीक। पैरेललिज्म बिटवीन जीन बिहेवियर एंड क्रोमोसोमल बिहेवियर, ठीक है, ये बताया था कि क्या पैरेललिज्म है जीन बिहेवियर एंड क्रोमोसोम बिहेवियर में।
लिंकेज वर्सेस रिकॉम्बिनेशन, तो देखिए ये चीज बिल्कुल आपको याद रखनी जरूरी है, दिमाग में आना जरूरी है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व करेंगे। लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन जीन, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन जीन अगर ज्यादा होगा तो लिंकेज कम होगा, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स कम होगा तो लिंकेज ज्यादा होगा, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिकॉम्बिनेशन के। रिकॉम्बिनेशन ज्यादा लिंकेज कम, रिकॉम्बिनेशन कम लिंकेज ज्यादा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। मॉर्गन ड्रोसोफिला की बात करें तो वाइट फ्रूट फ्लाइज, क्योंकि ये शॉर्ट 2 वीक साइकिल होती है, सिंगल मीटिंग होती है, 100 ऑफ प्रोजेनिस में बन जाएगा, क्लियर डायमॉर्फिज्म है, इजी लैब ग्रोथ है। बस यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि फ्रूट फ्लाइज को क्यों लिया था मॉर्गन से, तो ये जरूरी है क्यों, मतलब उसके रीजंस, ठीक है। तो ये आपको देखना जरूरी है। जेनेटिक मैप की बात करें तो अल्फ्रेड स्टूवेंट ने दिया था 1% रिकॉम्बिनेंस 1 मैप यूनिट 1 सेंटीमॉर्गन, ये सब इक्वल है, ठीक है। 1% रिकॉम्बिनेशन 1 मैप यूनिट 1 सेंटीमॉर्गन, ये इक्वल है, याद रखिएगा। ये जेनेटिक मैप में आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो यहां से भी बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल आ ही जाता है, लिंकेज के बेस पे, लिंकेज पे क्वेश्चन आ जाता है, और डायरेक्ट आपका मॉर्गन ड्रोसोफिला का ये रीजन पूछ देगा, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बच्चों सेक्स डिटर्मिनेशन एंड पेडिग्री की, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में देखिए एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है, हेटेरोगैमेटी किसमें किसमें होती है, इसका एग्जांपल आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो हेटेरोगैमेटी की बात करें तो अगर ह्यूमंस में बात कर ले तो मेल में होती है, ह्यूमंस में मेल में क्या होता है, ये होता है एक्स वाई, ठीक है। ये याद रखना जरूरी है, ग्रासओपर में एक्स ओ, ठीक। अब हम बात करें अगर ये मेल में है, ग्रासओपर में भी ये मेल में एंड ह्यूमन में भी मेल में। अगर फीमेल की बात करें बच्चों तो बर्ड्स में होती है, फीमेल में किसमें, बर्ड्स में क्या कंडीशन होती है, जेड डब्ल्यू, ठीक। फिर एक कंडीशन होती है हेप्लोडिप्लॉइडी, हनी बीज, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। मेल में 16 जो है वो प्लॉइडी है, इसकी क्रोमोसोम नंबर डेवलप्स बाय पार्थेनोजेनेसिस, ठीक। पेडिग्री एनालिसिस की 2 ट्रिक है जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, थोड़ी ज्यादा इस पे क्वेश्चंस क्योंकि आते ही आते हैं, इसलिए मैंने ये सोची कि मैं ये ट्रिक आपको बता देती हूँ। अगर पेरेंट्स नॉर्मल हैं, ठीक है, लेकिन चाइल्ड अफेक्टेड है, तो वहां का कौन से, यहाँ पे आपको रेसेसिव जहां दिखेगा उस पर प्लीज पहले फोकस करिएगा उस ऑप्शन पे। और अगर फादर अफेक्टेड है और सारी डॉटर्स अफेक्टेड हैं तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ठीक है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट वाले ऑप्शन की तरफ बढ़िएगा, ठीक। फादर अफेक्टेड है, सारी की सारी डॉटर अफेक्टेड है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स की तरफ। तो इसमें देखिए 2 डिसऑर्डर्स पे ज्यादा मैं फोकस करूंगी, मेंडेलियन डिसऑर्डर जो जीन लेवल पे हो रहा है, एंड दूसरा है क्रोमोजोमल, ठीक है, क्रोमोजोमल। अब इसमें जो कंडीशन मैं बताऊंगी बच्चों वो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मेंडेलियन डिसऑर्डर में सिकल सेल एनीमिया की बात करें, ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव प्लीज ध्यान रखिएगा। क्वालिटेटिव मतलब जहां पे क्वालिटी से समझौता हो रहा है बच्चों, ठीक है, एरर हो रहा है प्रोटीन फंक्शन में, जी ये याद रखिए, ग्लूको ये वैलिन में से रिप्लेस हो जाता है, एंड एट 6 पोजीशन ऑफ बीटा चेन। थैलेसीमिया की बात करें ऑटोसोमल रिसेसिव है, क्वांटिटेटिव है, मतलब बहुत ही कम ग्लोबिन चेन्स है, ठीक। फिनाइलकेटोन्यूरिया में लैक ऑफ एंजाइम फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज, ये कंडीशन होती है, तो कंडीशन याद रखिएगा। मैं अगर बात करूं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की, एनिप्लॉइडी है जो, इसमें है 3 चीजें, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर्स एंड क्लाइनफेल्टर। तो इन तीनों की कंडीशन, ट्राइसोमी है डाउन सिंड्रोम में, ऑटोसोमल 47 XXY क्लाइनफेल्टर्स की कंडीशन है, स्टेराइल मेल गायनोकोमेस्टिया की कंडीशन क्लाइनफेल्टर्स में देखने को मिलती है। टर्नर्स में 45 है क्रोमोसोम नंबर, एक्सो स्टेराइल फीमेल, रूडिमेंट्री होती है क्या इसमें, ओवरीज। तो ये आपको बिल्कुल कंडीशन ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक। चलिए तो यहाँ पे हमारा ये पहला चैप्टर खत्म होता है, प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो चीजें इंपॉर्टेंट मैंने बताई उस पर प्लीज आप फोकस करिएगा। ऑल्दो आपने सारी तैयारी कर ली है, बट एक बार ये इंपॉर्टेंट चीजें बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए, ठीक। अब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की तरफ चलते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस डीएनए, सबसे डीएनए की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर की फोकस किस पे करना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 3 प्राइम 5 प्राइम, ठीक, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होता है, ATGC, इनमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक। 4 गैप्स रूल, हालांकि अभी नहीं, मतलब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं, क्योंकि अभी सिलेबस में नहीं है, तो ये आप पार्ट हटा सकते हैं, यहाँ पे इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स में ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन जो हेल्ड होती है, न्यूक्लियोइड, ठीक है। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोसोम। इसका की फैक्ट अगर मैं बताऊं तो डीएनए क्या होता है, नेगेटिव होता है, रैप होता है किसके अराउंड, हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक। पॉजिटिव रिच इन लाइसिन आर्जिनिन, H1 इज ए लिंकर हिस्टोन, ये इंपॉर्टेंट है, की फैक्ट है जो मैंने बता दिया, ठीक। अब सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ग्रिफिथ का है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, एस्ट्रेन वर्सेस आर्स्ट्रेन, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रेन आर्स्ट्रेन का। एवरी मैक्लॉड मैकार्टी का बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, ये प्रूव किया था, डीएनए इज अ ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट यूजिंग प्रोटीएज, आरएनएज एंड डीएनएज। इसने ट्रांसफॉर्मिंग रिएजेंट है डीएनए को, इसको प्रूव किया था कैसे यूज करके, प्रोटीएज, आरएनएज एंड डीएनएज के यूज करके। हार्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ये सब एक्सपेरिमेंट्स मैं बता रही हूँ। ग्रिफिथ का क्या एक्सपेरिमेंट था, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एवरी मैक्लियोड मैकार्टी, हार्से चेज एक्सपेरिमेंट 1952, अनएम्बिगियस प्रूफ यूज्ड, इन्होंने लेबल्ड फास्फोरस एंड सल्फर का लेबल्ड प्रोटीन का यूज किया था, लेबल्ड डीएनए लेबल्ड प्रोटीन इन बैक्टीरियोफेजेस। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, मैंने ये देखिए एक्सपेरिमेंट ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसका नाम ले रही हूँ, आपने क्योंकि डिटेल में बहुत अच्छे से तैयारी की है, बहुत अच्छे से इसके कंसेप्ट समझे, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है, जिससे आपको ये बिल्कुल क्लिक कर जाए, ठीक। चलिए अब बात करते हैं हम डीएनए रेप्लिकेशन की, कॉपिंग मैकेनिज्म। इसमें नेचर सेमी कंजर्वेटिव,
मिसेल्सन एंड स्टॉल्स एक्सपेरिमेंट N15 N14 वाला हाई यील्ड न्यूमेरिकल एरिया यहाँ पे से पूछा जा सकता है बच्चों, क्वेश्चन इस पे से। एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये हाई स्पीड एंड हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इसमें होती है, ये इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्शन, प्लीज डायरेक्शन पे आप ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शनली कैसे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। लीडिंग स्ट्रैंड जो कि कंटिन्यूअस होती है, टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक। एंड लैगिंग स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं जो कि जॉइंट होते हैं किससे, डीएनए लाइगेज से। तो प्लीज आप टेम्पलेट स्ट्रैंड का क्या है, उसका डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, और किस डायरेक्शन में हो रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले में रेप्लिकेशन, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ ले, ट्रांसक्रिप्शन की बात करें डीएनए टू आरएनए, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है जिसमें प्रोमोटर की बात करें 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक। स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, ये तीनों की तीनों क्या है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ऐसे बिल्कुल ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है यहाँ से बच्चों, आप याद रखिएगा, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। अब स्ट्रैंड का लॉजिक, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम यूज होता है बाय आरएनए पॉलीमरेज। कोडिंग स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। यहाँ पे मैच करता है हमारे ने सीक्वेंस एग्जैक्टली रिप्लेस करता है बस टी विथ यू, ओके। आप ये चीज बिल्कुल टेम्पलेट, कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसका डायरेक्शन याद रखिए। यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्प्लाइसिंग होती है, रिमूविंग इंट्रॉन्स, जॉइनिंग एक्सॉन्स, ये इसमें होता है, ठीक है। कैपिंग की बात करें 5 प्राइम एंड पे मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग होगी, टेलिंग 3 प्राइम एंड पे पॉलीएथनाइलेशन होगा, ठीक है। तो ये इतनी चीजें वेरी 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 इंपॉर्टेंट है जो जिसके मैं की पॉइंट्स बता रही हूँ, ध्यान रखिए बच्चों, ठीक। चलिए, अब जेनेटिक कोड एंड ट्रांसलेशन की, ट्रांसक्रिप्शन की बात होगी, ट्रांसलेशन की बात कर लेते हैं। जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। ट्रिपलेट डीजेनरेट 61 कोडॉन्स होते हैं फॉर 20 अमाइनो एसिड, यूनिवर्सल होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग। ये जो कैरेक्टर्स है ना, ये सब पे टिक मार्क करिए बच्चों, ट्रिपलेट है, ठीक है, ट्रिपलेट है, डीजेनरेट है, ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सल है, नॉन ओवरलैपिंग है, ये इंपॉर्टेंट है। एयूजी का डुअल फंक्शन होता है, कोड फॉर मिथ्योनिन एंड एक्ट एज स्टार्ट कोडॉन, ठीक। टीआरएनए एडाप्टर मॉलिक्यूल है, इसमें एंटीकोडॉन लूप होते हैं एंड एन अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड होते हैं। ट्रांसलेशन बच्चों इस पे फोकस करना है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कैसे हो रहा है इस पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है, अमाइनो एसाइलेशन एंड जो रोल होता है राइबोसोम का 23S rRNA एक्ट एज राइबोजाइम, ठीक है, इन बैक्टीरिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है कोड की प्रॉपर्टीज एयूजी में, जो मैंने ड्यूअल फंक्शन बताया, टीआरएनए एंड ट्रांसलेशन में कि चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। अब हम देख लेते हैं लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं, मतलब कि आपको, मतलब ये कंसेप्ट अगर आपके लॉजिक इसका आपको पता है ना, क्या है लैकोपेरॉन, कैसे फंक्शन करता है, क्या प्रोसेस चल रही है ना, आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो, मल्टी स्टेटमेंट हो, सिंगल हो, डायरेक्ट हो, कैसा भी क्वेश्चन आप कर लोगे। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जीन आई रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा एक्सप्रेस्ड, ऑलवेज एक्सप्रेस्ड, ठीक है। गैलेक्टोज इंड्यूसर प्रेजेंट बाइंड्स टू रिप्रेसर, रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड टू ऑपरेटर, आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब ZYA, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। लैक्टोज अगर एब्सेंट है, ये प्रेजेंट है तो ऐसे होगा, किससे बाइंड करेगा, रिप्रेसर से, रिप्रेसर जो है ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा और आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब कर लेगा ZYA। लैक्टोज अगर एब्सेंट है तो रिप्रेसर बाइंड करेगा ऑपरेटर से और ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा, ये याद रखेंगे बिल्कुल। चलिए, एचजीपी एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करें तो एचजीपी फोकस किया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म एंड फैक्टर्स की लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड करता है, किसके लिए, प्रोटीन के लिए। एंड फिंगरप्रिंटिंग की बात करें तो यूज करता है क्या, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स, VNTRs, ठीक है, टेंडम रिपीट्स। इसमें लॉजिक क्या है बच्चों की, जो नॉन कोडिंग डीएनए है ये हाई डिग्री ऑफ नॉन कोडिंग डीएनए, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, जो कि बेसिस होता है किसका, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसमें जो जो चीजें हमने देखी, चलिए फिर से फटाक से कर लेते हैं। डीएनए के बारे में जानना है, जेनेटिक मटेरियल का सर्च, मतलब एक्सपेरिमेंट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, मतलब लैकोपेरॉन एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में थोड़ा सा, पॉलीमॉर्फिज्म वाला जो बताया पॉइंट वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं इवोल्यूशन टॉपिक की तरफ। देखिए इवोल्यूशन से आप डरिए बिल्कुल मत कि इसमें रामापिथेकस, ऑस्ट्रालोपिथेकस कैसे क्या सीक्वेंसिंग है, याद कर चुके हैं आप, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, आपने चीजें पढ़ी हुई हैं, आपके दिमाग में है, बस मैं क्या कर रही हूँ, आपकी हेल्प कर रही हूँ रिकॉल करने में। हो चुकी है सारी प्रैक्टिस, सब कुछ आप प्रैक्टिस चल भी रही होगी, आप बार बार रिवाइज कर भी रहोगे क्योंकि एग्जाम बिल्कुल पास में है। तो चलिए इवोल्यूशन की स्टार्ट कर देते हैं इंपॉर्टेंट चीजों में। ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड केमिकल इवोल्यूशन, इसमें ओपेरिन एंड हॉल्डन का एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है, जहां पे लाइफ ओरिजिनेट होती है फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से, आरएनए एंड प्रोटीन से। केमिकल इवोल्यूशन प्रोसीड हुआ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बाद, ठीक है। एसएल मिलर एक्सपेरिमेंट्स की बात करें 1953 में, तो कंडीशन क्या था, स्पार्क डिस्चार्ज हुआ क्लोज फ्लास्क में, गैसेस इसमें जो थी, देखिए कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, कैसे ना कैसे करके क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। स्पार्क डिस्चार्ज इन क्लोज फ्लास्क, CH4NH3H2 रेशियो 2:1:2, ठीक, एंड वाटर वेपर, ये गैसेस प्रेजेंट थी। टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर्मेशन किसका हुआ, अमाइनो एसिड, एलेनिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, इंपॉर्टेंट है बच्चों,
ठीक। एसएल मिरर एक्सपेरिमेंट में क्या क्या कंडीशंस थी, गैसेस, टेम्परेचर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करिएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं किसकी तरफ, एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। ये मोस्ट हाई सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैंने यहाँ मेंशन भी कर रखा है। इसमें क्या क्या आता है हम सबको पता है। इसमें आता है होमोलॉगस ऑर्गन्स आ गया आपका बच्चों, ठीक है। एनालॉगस ऑर्गन्स आ गया, ठीक है, एनालॉगस ऑर्गन्स। अब होमोलॉगस, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये आपको ध्यान रखना है। एनालॉगस, कन्वर्जेंट, ध्यान भी रखना नहीं है, इसका कंसेप्ट आपको क्लियर है। होमोलॉगस ऑर्गन क्या होता है, सेम स्ट्रक्चरल ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन। डाइवर्जेंट, डी फॉर डिफरेंट, डी फॉर डाइवर्जेंट। तो होमोलॉगस ऑर्गन की बात आ रही है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए मैं एग्जांपल पे फोकस ज्यादा करूंगी। फोर लिम्स ऑफ व्हेल्स, बैट, चीता एंड ह्यूमन, होमोलॉगस ऑर्गन्स का एग्जांपल है। थॉर्न्स ऑफ बिगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुबिटा, दोनों में क्या होता है, एक्सिलरी बड्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ चुका है क्वेश्चन इससे डायरेक्ट। एनालॉगस ऑर्गन्स, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डिफरेंट स्ट्रक्चर ओरिजिन, सेम फंक्शन, ठीक है, सेम फंक्शन है। कन्वर्जेंट, कन्वर्ज हो रहे हैं एक जगह के। डाइवर्जेंट मतलब अलग अलग फंक्शन, सेम फंक्शन मतलब कन्वर्ज हो रहे हैं, तो वो एनालॉगस ऑर्गन। एग्जाम्पल में विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, एग्जाम्पल आ चुका है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स, डॉल्फिन्स, ये भी आ चुका है बच्चों। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन होता है, पोटैटो में स्टेम मॉडिफिकेशन। ये एग्जाम्पल्स जो है बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, मैं बस रिकॉल करवा रही हूँ, आपको बिल्कुल ध्यान में रखने की, ठीक है। एडेप्टिव रेडिएशन की बात करूं, देखिए बच्चों, अगर ये कंसेप्ट कहीं पे भी आना, आप एक मैं डायग्राम बता रही हूँ, ये डायग्राम अपने दिमाग में ले आना। आपको पता है बिल्कुल इसकी डेफिनेशन याद आ जाएगी एडेप्टिव रेडिएशन की। क्या, इवोल्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड रेडिएटिंग टू अदर ज्योग्राफिकल एरियाज या फिर हैबिटेट्स। एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, अदर में ऐसे फैल रहा है, तो वो क्या है, एडेप्टिव रेडिएशन। इसका एग्जांपल है डार्विन फिंचेस, गैलापागोस आइलैंड्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ठीक है। और एक और चीज मैं इंपॉर्टेंट नोट करके, मैं यहाँ नोट करके लिख देती हूँ बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज, जब एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन आते हैं तो किसी आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया में, तो उसे हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इससे भी क्वेश्चन बिल्कुल आया है, आ भी सकता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ओके। चलो, अब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड मैकेनिज्म। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड मैकेनिज्म में देखिए, लेमार्किज्म इंपॉर्टेंट है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, एकदम ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये डिस्प्रूव किसने किया था, वीजमैन ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। डार्विनिज्म की बात करूं तो ये किस पे बेस्ड था, दो चीजों पे बेस्ड था, वो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है ब्रांचिंग डिसेंट, ब्रांचिंग डिसेंट, एंड दूसरा नेचुरल सिलेक्शन। ये मैं दोबारा क्यों लिख रही हूँ बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं अगर इतना टाइम दे रही हूँ तो लिख रही हूँ ना, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखने की कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ लिखी भी हुई है, बोल्ड में लिखी हुई, मैं दोबारा लिख रही हूँ, ठीक। कहीं से भी आपके दिमाग से स्किप होनी नहीं चाहिए, ठीक। इसका एग्जांपल है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इन इंग्लैंड, पेपर्ड मॉथ वाला। व्हाइट मॉथ सर्वाइव प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, डार्क मॉथ सर्वाइव पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्री से पहले व्हाइट, इंडस्ट्री जब आ गई उसके बाद डार्क मॉथ सर्वाइव की, ठीक। म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी, ह्यूगो डिवेरिस ने, बेस्ड ऑन ओइनोथोरा लेमार्किना, एवलिन प्राइमरोज भी बोलते हैं इसे। कंसेप्ट इसमें क्या था, सॉल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, कंपैरिजन, डार्विनियन वेरिएशन स्मॉल होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, और म्यूटेशन रैंडम होता है, डायरेक्शन लेस होता है, ये इंपॉर्टेंट है, रैंडम डायरेक्शनलेस। पता है ये लिखने से क्या, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बच्चों, आपको चीज लिखते हो ना तो आपके हाथ को भी याद हो जाता है, मसल मेमोरी, ठीक है। तो म्यूटेशन क्या है, रैंडम डायरेक्शनलेस है, डार्विनियन वेरिएशन स्मॉल एंड डायरेक्शनल है, याद रखेंगे। चलिए, अब हम आ जाते हैं जेनेटिक मैथ्स पे। मैथ्स तो बड़े इंपॉर्टेंट चीज है, जेनेटिक वाली मैथ कुछ अलग ही मैथ होती है, ठीक। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, इसमें जो इंपॉर्टेंट है 5 फैक्टर्स जो अफेक्ट करें इक्विलिब्रियम को, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं जिसे, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, ये 5 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। नेचुरल सिलेक्शन के टाइप इंपॉर्टेंट है। अच्छा हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, ये तो आप बिल्कुल भूलिएगा मत, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसकी हार्डी विनबर्ग की, ये याद रखिएगा, ठीक है। मतलब p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, 2pq है ये, मैंने 2q लिख रखा है, हाँ ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स कौन कौन से, स्टेबलाइजिंग जो कि फेवर कर रहे हैं एवरेज को, पीक जो कि हायर एंड नैरोवर जाती है, डायरेक्शनल फेवर कर रहे हैं एक्सट्रीम को, वन एक्सट्रीम को, पीक शिफ्ट होती है एक डायरेक्शन में, एंड जो दोनों एक्सट्रीम को फेवर करते हैं डिस्ट्रप्टिव होते हैं। इसका जो ग्राफ है वो आप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी अगर आपने खोल के रखी होगी, मेरे सजेशन माना होगा तो आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन की। इसमें जो बस एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये ट्रेंड वाला ये चीज, ये आपको बस ध्यान रखनी है। ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस 15 मिलियन ईयर एगो, देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस यूज करते थे स्टोन्स एंड टूल्स, ये यहीं पे मैं बताती जा रही हूँ। होमो हैबिलिस 6, इसमें जो क्रेनियल कैपेसिटी जो जहां जहां मेंशन है वो भी मैं बता दे रही हूँ। ह्यूमन होमो हैबिलिस में था 650 टू 800 क्रेनियल कैपेसिटी सीसी, फर्स्ट ह्यूमन लाइफ था ये। होमो इरेक्टस में था 900 सीसी, ये मीट ईटर्स थे। नेanderthal में 1400 सीसी, ये बरीड करते थे डेड को, एंड देन होमो सेपियंस, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी ह्यूमन इवोल्यूशन में, जैसा ट्रेंड जो भी चीजें थी मैंने वो आपको बता दिया, यही बस आपको इस पे बहुत ज्यादा फोकस कर लेना, फोकस फोकस फोकस, ठीक है, इस पे कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे बच्चों इवोल्यूशन चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। देखिए बच्चों, जो जो चैप्टर की मैं इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो चीजें मैं बता रही हूँ,
आपको इतने लास्ट टाइम पे आपने देखिए तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन बस अगर आप इसे रिकॉल कर रहे हैं, इस पे ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन, और जिस टाइप के क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उस टाइप के क्वेश्चन, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है 360 में 360 लाना। आप वो कैसे भी क्वेश्चन एनटीए घुमा के पूछ ले, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात कर लेते हैं बच्चों, टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि ये पूरा 12th ही बहुत बड़ा है, हालांकि 11th तो बहुत बड़ा चैप्टर है जिसकी मैंने अलग अलग यूनिट एनालिसिस दी है, बट यहाँ पे मैं वन शॉट दे रही हूँ टाइम, क्योंकि बिल्कुल अब नहीं है। तो कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस इसमें देख लेते हैं, बैक्टीरियल में टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी, ठीक। सस्टेन हाई फीवर, इसमें क्या क्या होता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, और टेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है, वाइरल टेस्ट, क्लासिक पीवाईक्यू हुआ है ये बच्चों। निमोनिया की बात करें तो एच निमोनिया, एच इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक। एल्विलाई फिल्ड विद फ्लूइड, लिप्स, फिंगर, लिप, नेल्स मे टर्न ग्रे एंड ब्लू, ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या होता है सिम्टम्स। वायरल में कॉमन कोल्ड जो राइनोवायरस से हो रहा है, नोट, एक नोट है आप लोगों के, ये इन्फेक्ट करता है नोज को एंड पैसेज को, लंग्स को नहीं। कॉमन कोल्ड की मैं बात कर रही हूँ, कॉमन कोल्ड लंग्स को अफेक्ट नहीं करता है, याद रखिएगा। अब हम प्रोटोजोन की तरफ चलते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम, इसका जो लाइफ साइकिल है बच्चों, लाइफ साइकिल पे फोकस करना है, इसके डायग्राम पे बहुत ज्यादा ध्यान देना आपको, डायग्राम आप बिल्कुल आप एनसीईआरटी में आप फिर से देख लीजिए। इसके इन्फेक्टिव स्टेज में ह्यूमन में स्पोरोजॉइड है जो कि स्टोर होता है मस्कीटो सलाइवरी ग्लैंड्स में। सिम्टम जो ट्रिगर करता है रप्चर ऑफ आरबीसी, जो रिलीज करता है हीमोजोइन, जो टॉक्सिन होता है ये क्या कॉज करता है, चिल एंड रिकरेंट जो फीवर होता है। फर्टिलाइजेशन हो रहा है मस्कीटो गट में, ये तीन चीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बाकी आप एक बार डायग्राम बिल्कुल देख लीजिए अभी के अभी। अमीबियासिस में एंटामीबा हिस्टोलिटिका हाउस फ्लाइज में एक्ट करेगी मैकेनिकल कैरियर की तरह। हेलमिंथिक की बात करें, एस्कैरियासिस इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज होता है, एंड एलिफेंटियासिस जिसमें वुचरेरिया जो इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल ऑफ लोअर लिम्स, ठीक है, लोअर लिम्स। ये चीजें कुछ कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज में जो इंपॉर्टेंट थी बच्चों वो मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं, इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इम्यूनिटी में ये तो बच्चों, इस इम्यूनिटी का तो बस एक ही फंडा है, कंसेप्ट क्लियर, कंसेप्ट इम्यूनिटी का क्लियर है। अब वो एक्टिव है, पैसिव है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया भी तो आप कर लोगे, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी में है, नॉन स्पेसिफिक होती है इनेट इम्यूनिटी, 4 बैरियर्स हैं, फिजिकल बैरियर, क्वेश्चन आता है बच्चों, फिजियोलॉजिकल बैरियर, ओके, सेल्यूलर बैरियर, ठीक है, साइटोकाइन बैरियर, अलग अलग देख रहे हैं इम्यून सिस्टम हमारा कितना स्ट्रांग होता है, मतलब इम्यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि कितने बैरियर्स हैं हमें डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए। फिजिकल बैरियर में जैसे आपके आगे फिजिकल स्किन, ठीक है, म्यूकस, फिजियोलॉजिकल में एसिड इन स्टमक, टीयर्स, सेलुलर में पीएमएनएल न्यूट्रोफिल्स जो कि मैक्रोफेजेस, साइटोकाइन, इंटरफेरॉन्स, प्रोटीन जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल से सिक्रीट होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं नॉन इन्फेक्टेड नेबर्स को, ठीक है। अब एक सेल ने जब सिक्रीट किया क्या, इंटरफेरॉन सिक्रीट हुआ, तो ये जो नेबर के सेल है इन्हें ये प्रोटेक्ट करते हैं। ये बात मैंने की किसकी, इनेट इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करूं तो ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, ये मेमोरी से कैरेक्टराइज होगी। अब एक्वायर्ड में दो टाइप की आएगी, ह्यूमरल जो एंटीबॉडी मेडिएटेड है एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो एंटीबॉडी मेडिएटेड में बी लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर H2L2 याद आ गया होगा तो ठीक है, वरना आप देख लीजिए बच्चों एनसीईआरटी में, बहुत इंपॉर्टेंट है H2L2। IgA कोलेस्ट्रॉल में होता है, IgE एलर्जी, IgG प्लेसेंटा, ठीक। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए, ये क्रिटिकल नीड पॉइंट है बच्चों, नीड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए में कौन सी इम्यूनिटी इन्वॉल्व होती है, रोल प्ले करती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक। एक्टिव पैसिव की बात करूं तो एक्टिव में बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज जो कि स्लो होती है, पैसिव रेडीमेड एंटीबॉडी जैसे कोलेस्ट्रम, IgA, टिटनेस, एंटीटॉक्सिन, ये पैसिव इम्यूनिटी होगी। तो यहाँ पे बात की इम्यूनिटी की। अब हम बात करते हैं एलर्जीज एंड ऑटो इम्यूनिटी की। एलर्जीज क्या होती है, एक्सैजरेटेड जो रिस्पॉन्स होता है एंटीजन का, ठीक है, और ये किससे मेडिएट हो रही है, IgE से। IgE कहीं आए, IgE एलर्जी, IgE एलर्जी, आपको ये याद रखना है, ठीक है। IgE एंड मास्ट सेल जो कि हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन रिलीज कर रहा है। ऑटो इम्यूनिटी की बात करूं बच्चों तो जेनेटिक अननोन रीजन होता है जिसमें कि जो इम्यून सिस्टम होता है ना अपने सेल पे ही अटैक करने लगता है, वो ऑटो इम्यूनिटी होती है। एग्जाम्पल इसका रिमेटॉइड आर्थराइटिस इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक। अब इस चैप्टर में एक जो इंपॉर्टेंट डिजीजेस आते हैं एड्स एंड कैंसर की, अगर मैं बात करूं, एड्स जो एचआईवी की वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनोवायरस, रेट्रोवायरस। मैकेनिज्म क्या है, इसमें भी जो डायग्राम है बच्चों वो इंपॉर्टेंट है, एचआईवी की जो साइकिल पूरी बता रहा है वो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखना जरूरी है। एचआईवी एंटर करेगा हेल्पर टी सेल्स में और यहाँ पे यूज होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रेप्लिकेट करने के लिए, ठीक है। डायग्नोस्टिक इसका है एलाइजा, एंड यहाँ पे ये एड्स की बात हो गई, ठीक है। और इसका जो डायग्राम है वो इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो देखना है आपको। कैंसर, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज कैंसर, ठीक है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक प्रॉपर्टी होती है जो मतलब पागलों की तरह सेल ग्रोथ नहीं करने देती, उससे रोकती है, ठीक। तो अगर वही जो एबिलिटी लॉस हो जाए तो कैंसर हो जाता है। इसमें आता है मेटास्टेसिस जो कि सेल स्लॉट फ्रॉम ट्यूमर्स रीच डिस्टेंट साइट बाय ब्लड एंड स्टार्ट न्यू ट्यूमर, एक जगह से दूसरी जगह जाके नए नए ट्यूमर, ये मतलब मोस्ट डेंजरस प्रॉपर्टी है, ठीक है, मोस्ट मतलब डेडली प्रॉपर्टी है। डिटेक्शन कैसे होता है, बायोप्सी, सीटी स्कैन, एमआरआई जो है बेस्ट होती है नॉन
आयोनाइजिंग के लिए एंड सेफ इमेजिंग के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके डिटेक्शन है। ओके बच्चों, अब बात करते हैं ड्रग्स एंड एल्कोहल्स की। ड्रग्स एंड एल्कोहल्स में देखिए बहुत चीजें दी हैं बच्चों। ओपॉइड्स में है हीरोइन, मॉर्फिन। ये बाइंड करता है रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एंड जीआई ट्रैक्ट से। एक्सट्रैक्ट होता है कहां से? पॉपी पैपावर सेमिनिफोरम से एंड डिप्रेशन की तरह काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है एक चीज। कैनाबिनॉइड्स की बात करें, इफेक्ट करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, रिसेप्टर इन द ब्रेन, ठीक। कोका एल्किलॉइड कोकेन की बात करें, ये इंटरफेयर करेगा डोपामिन ट्रांसपोर्ट से, पोटेंट स्टिमुलेंट है, हेलुसिनोजन है। ये इतनी चीजें वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ओके, तो बच्चों हमने ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर तक कंप्लीट किया। अब आगे बात माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की, ठीक है। माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। इसमें कर्ड में लैक्टोबैसिलस है। अब ये प्रोड्यूस करता है एसिड जो कि कोएगुलेट करता है एंड पार्शली डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन्स को, और ये इंक्रीज करेगा क्या? विटामिन B12 कंटेंट को, विटामिन B12। ओके, डो की बात करें तो फर्मेंट होता है बैक्टीरिया से फॉर डोसाइडली या फिर ईस्ट से फॉर ब्रेड। और जो पफ्ड अप अपीयरेंस होता है वो क्यों होता है? CO2 प्रोडक्शन की वजह से। जो पफ्ड अप जैसे डो में हम देखते हैं ना, पफ्ड हो जाता है थोड़ा सा पर ऐसा फूला फूला दिखता है, वो CO2 प्रोडक्शन की वजह से होता है, ये याद रखना है। चीज में देखिए स्विस चीज है, रॉकफोर्ट चीज है, स्विस में लार्ज होल्स होते हैं हाई CO2 की वजह से, ठीक है। बैक्टीरियम की वजह से, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरेमिनाई, ठीक है। एंड रॉकफोर्ट चीज में की बात करें तो राइपेंट होता है स्पेसिफिक फंगस से, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, टू गिव फ्लेवर देता है। तो ये चीज डो एंड कर्ड की बात, ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट की बात है, जो इंपॉर्टेंट चीज होती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात करें बच्चों, देखिए इसमें से मैच द कॉलम क्वेश्चन, मैच द कॉलम क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक है ये मैच द कॉलम के लिए। इसमें एंटीबायोटिक्स की बात करें, पेनिसिलियम नोटेटम पहले डिस्कवर किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें, सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर फंगस, ठीक है। एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरियम, विटारिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम विटालिकम बैक्टीरियम, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम, ठीक है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान रखनी है आपको। एंजाइम्स की अगर मैं बात कर लूं बच्चों, तो एंजाइम्स में है आपका लाइपेजेस, ये यूज होता है डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस में, रिमूव करता है ऑयल स्टेन्स को। पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीजेस यूज्ड करता है क्लैरिफाई बॉटल जूसेस को क्लैरिफाई करने के लिए। स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज होता है प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस एंड यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर, इंपॉर्टेंट है। क्लॉट बस्टर में कौन यूज होता है? ये बिल्कुल पूछ लिया जाता है बच्चों, फॉर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन पेशेंट, ठीक। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की बात करें तो साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस होता है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से, फंगस है, ये इम्यूनोसेप्रेसेंट की तरह काम करेगा ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट में। स्टेटिन्स की बात करें बच्चों, और देखिए तो इसमें प्रोड्यूस्ड हो रहा है ये मोनास्कस पर्ट्यूस से, इससे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ठीक है। तो साइक्लोस्पोरिन ए आएगा, इम्यूनोसेप्रेसेंट पे आपको टिक कर देना है। स्टेटिन्स आ गया, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन होता है एंजाइम का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने बता दी बच्चों, मैथ्स द कॉलम में ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो प्लीज इस पे फोकस करिएगा इन चीजों पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो देखिए प्राइमरी ट्रीटमेंट पे ध्यान देना आपको, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करें तो फिजिकल रिमूवल होता है, पार्टिकल का फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये हमें पता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल है, इसमें फ्लॉक्स यूज होते हैं, मतलब मासेस ऑफ बैक्टीरिया जो एसोसिएट है फंगल फिलामेंट से। माइक्रोब्स क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा ना उसको कंज्यूम कर लेंगे इफ्लुएंट में, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा। और बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। अब बीओडी का रूल क्या होगा? अगर बीओडी ज्यादा है, हायर बीओडी, तो हायर पॉल्यूटेंट पोटेंशियल, ठीक। अगर बीओडी एक बार रिड्यूस हो गया तो इफ्लुएंट जो है पास होगा किसमें? सेटिंग टैंक में, ठीक, ये याद रखना है आपको। एनारोबिक स्लज डाइजेशन होता है, बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करती है मिक्सचर ऑफ गैसेस, मीथेन H2S CO2, जो कि क्या बना रही है? बायोगैस। तो बायोगैस में क्या क्या आती है, कौन कौन सी गैस आती है? इंपॉर्टेंट है, मीथेन है गया बच्चों, ठीक है, H2S हो गया एंड CO2, ये बायोगैस है, तो ये याद रखना है आपको, ध्यान में रखना है। ओके, चलिए बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स देख लेते हैं। तो बायो कंट्रोल में आ गया, देखिए लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज कंट्रोल करती हैं एफिड्स एंड मस्कीटोज को। बैसिलस ट्यूबेंजियानेसिस कंट्रोल करती हैं बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को। ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग फंगस है राइजोस्फीयर में एंड कंट्रोल करती है सेवरल प्लांट पैथोजेंस को। कैलोवायरस न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस, ये एक्सेलेंट होती है स्पेसिफिक स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम में इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। बकैलो वायरस का क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बायो फर्टिलाइजर्स की अगर मैं बात कर लूं तो माइकोराइजा ग्लोमस जो है फंगल एसोसिएशन विद रूट से, माइकोराइजा में पता है ये क्या करता है? फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। एंड क्या प्रोवाइड करेंगे? रूट बॉर्न पैथोजन के अगेंस्ट, मतलब एक रेसिस्टेंट ये प्रोवाइड कर रहे हैं। साइनोबैक्टीरिया में आ गया एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ये फिक्स करती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ये हमें पहले से पता है लेकिन फिर से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक, ये इतने इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर भी कंप्लीट होता है। अब हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट आती है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस और एक एप्लीकेशन, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोर जो प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे ये अल्टर करता है केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, जिससे कि ये फिनोटाइप, होस्ट का जो फिनोटाइप है उसे ये चेंज करते हैं। ठीक, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है। डीएनए आरएनए में जीन की लेवल पे इंजीनियरिंग कर रहा है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जब मेंटेन करते हैं स्टेराइल, मतलब माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री वाली कंडीशन, जिससे कि डिजायर्ड माइक्रोब को ग्रो कराया जा सके या यूकैरियोटिक सेल को ग्रो कराया जा सके लार्ज क्वांटिटीज में, वो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। पहला आरडीएनए कंस्ट्रक्ट किया था स्टेनले कोहेन हर्बर्ट बोयर ने 1972 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे लिंक करके एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को विद नेटिव प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफीम्यूरिया। ठीक है, क्या यूज करके किया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। इसमें जो सबसे पहला टूल है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसे हम मोलिकुलर सीजर भी बोलते हैं, ये होते हैं एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है, एंड एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस पे मैं स्टार मार्क कर दे रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक्सोन्यूक्लियस रिमूव कर रहा है न्यूक्लियोटाइड को एंड से, एंडोन्यूक्लियस कट कर रहा है स्पेसिफिक पोजीशन पे विद इन डीएनए। ठीक है, नॉमेनक्लेचर की बात करें इक्वार फर्स्ट, तो जीनस इशरिचिया, स्पीसीज कोलाई, स्ट्रेन R/13 एंड ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी इज 1। यही है, सबसे पहला जीनस हो गया, CO से जो है ये स्पीसीज हो गई, R जो है ये स्ट्रेन को बता रहा है। ठीक है, स्ट्रेन इसके बाद आता है R/13 है, एंड यहाँ जो फर्स्ट है ये ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी है, तो फर्स्ट। ठीक, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस की बात कर लेते हैं, तो जो एंजाइम्स होते हैं रिकॉग्नाइज करते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस को, जो कि रीड करता है सेम ऑन बोथ स्ट्रैंड्स 5' to 3' डायरेक्शन। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पे। स्टिकी एंड्स जो है ये फैसिलिटेट कर रही है डीएनए लाइगेज के एक्शन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टिकी एंड्स, तो ये आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गई बात थोड़ी सी टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। ए पार्ट पहला तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक, दूसरा क्लोनिंग वेक्टर टूल्स में बहुत जरूरी है, एंड कॉम्पिटेंट होस्ट वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर एक तरह से व्हीकल है। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर के कुछ फीचर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम बेसिस पे मैं बता रही हूँ फीचर्स कौन कौन से। ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये कंट्रोल कर रहे हैं क्या, कॉपी नंबर। सेलेक्टेबल मार्कर, ये हेल्प कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने में एंड एलिमिनेट करने में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, मतलब जीन्स फॉर रेजिस्टेंट टू एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन। ठीक, एंड क्लोनिंग साइट भी इंपॉर्टेंट फीचर होना चाहिए, प्रिफर करते हैं कि सिंगल रिकग्निशन साइट फॉर अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक, अब PBR 322, प्लीज ये वाला जो डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में, ये आप देख लीजिए, हाई प्रायोरिटी पे है स्टूडेंट को, मतलब ये याद ही रखना चाहिए। मस्ट मेमोराइज द लोकेशन ऑफ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। ठीक है, रॉब कहाँ पे है, इनकी साइट्स। ठीक है, PST1, बाम H1, साल2, ये सब याद रखना चाहिए। ठीक, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की बात करें बच्चों, तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट सिलेक्शन मेथड होता है ये। अगर एक जीन को इंसर्ट किया गया लैग जेल में, तो जो एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये नहीं प्रोड्यूस होगा, एंड जो कॉलोनी होगी वो ब्लूमिटर्न नहीं होगी, व्हाइट रहेगी। इस पे से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट जो टूल है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, कॉम्पिटेंट होस्ट। इसमें मेथड क्या है, सबसे पहले केमिकल मेथड, मतलब डाइवेलेंट केटायंस, जिसके बाद हीट शॉक मेथड को फॉलो किया जाता है। माइक्रो इंजेक्शंस, डायरेक्ट इंजेक्शन होता है एनिमल सेल न्यूक्लियस में। बायोलिस्टिक मतलब जीन गन, गोल्ड या फिर टंगस्टन के पार्टिकल्स को कोटेड विद डीएनए, उसे बम्बार्ड किया जाता है। डिसार्म पैथोजन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशंस, एंड फॉर प्लांट्स में ये यूज किया जाता है डिसार्म पैथोजन। तो सब आपको पता होना चाहिए, केमिकल वाला, माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक एंड डिसार्म पैथोजन। ओके, ये रिकॉम्बिनेंट टूल्स की हमने बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जो टूल्स की हमने बात की, अब उसका काम क्या है, वर्कफ्लो कैसा है। सबसे पहले होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को आइसोलेट किया जाता है कैसे, एंजाइम्स का यूज करके, जैसे लाइसोजाइम हो गया बैक्टीरिया के लिए, सेलुलोज हो गया प्लांट्स के लिए, चिटिनेज हो गया फंजाई के लिए। और डीएनए को प्रेसिपिटेट किया जाता है चिल्ड इथेनॉल का यूज करके। चिल्ड इथेनॉल इज इंपॉर्टेंट, मैं दोबारा लिख दे रही हूँ, चिल्ड इथेनॉल। ठीक, फिर होती है फ्रेगमेंटेशन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आते हैं, डीएनए नेगेटिव होता है तो ये एनोड की तरफ मूव करेगा पॉजिटिव, एंड स्मॉलर फ्रेगमेंट ज्यादा तेज से जाएंगे। विजुअलाइज करेंगे इसे इथीलियम ब्रोमाइड पे अंडर यूवी लाइट। ठीक, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात कर लें, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में 3 स्टेप इंपॉर्टेंट है। 3 स्टेप ही होता है क्या, डीनेचुरेशन, और इसके साथ रिलेटेड जो टेम्परेचर है वो भी बच्चों 94 डिग्री सेल्सियस पे। एनीलिंग वाला स्टेप, एनीलिंग, ये इसमें है जो टेम्परेचर 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड थर्ड इज एक्सटेंशन, इसमें जो टेम्परेचर है वो 72 डिग्री सेल्सियस। तो डीनेचुरेशन में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होते हैं, एनीलिंग में प्राइमर बाइंड करेंगे, एक्सटेंशन में टैग पॉलीमरेज ऐड करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स को। उसके बाद क्या होता है डीएनए टेक्नोलॉजी में, लाइगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बायोरिएक्टर मतलब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होगी 100 to 1000 लीटर्स। इसमें स्टर्ड जो टैंक रिएक्टर होते हैं ये प्रेफर्ड किए जाते हैं ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी एंड मिक्सिंग के लिए।
डाउन स्ट्रीम प्रोसेस मतलब सेपरेशन होगा एंड प्यूरिफिकेशन होगा, बिफोर मार्केटिंग के पहले सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। ओके बच्चों, तो ये हमने क्या प्रिंसिपल खत्म कर लिया, उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या टूल्स हैं, कैसे वर्कफ्लो है, वो चीज। अब हम एप्लीकेशन पे आ जाते हैं, जिस प्रोसेस को हमने देखा उसका क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में इसमें देखिए बच्चों, जो क्राई जीन्स है ना, उसमें आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। बीटी कॉटन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बैसिलस thuringiensis से प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस thuringiensis। मैकेनिज्म क्या है, जो बैक्टीरियम प्रोड्यूस करती है प्रोटॉक्सिन इन एक्टिव फॉर्म में। तो जब एल्कलाइन पीएच होता है ऑफ इंसेक्ट गट, उसमें जाती है तो ये एक्टिव टॉक्सिन बन जाती है, और ये बाइंड किससे करती है, मिड गट एपिथेलियल सेल से। तो वहां पे क्या क्रिएट कर रही है, पोर्स क्रिएट कर रही है, जिससे कि सेल स्वेलिंग होगी एंड लाइसिस हो जाएगा उस इंसेक्ट का पर्टिकुलर। ओके, जीन नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। क्राई 1AC एंड क्राई 2AB, मैं बोला ना क्राई जीन से कंफ्यूज मत होइएगा। 1AC एंड 2AB, क्राई 1AC एंड 2AB कॉटन बॉलवॉर्म्स, क्राई 1AB कॉर्न बोरर। मैं फिर से लिख रही हूँ, क्राई 1AC एंड क्राई 2AB ये कॉटन बॉलवॉर्म के लिए है, ठीक है, एंड क्राई 1AB फॉर कॉर्न बोरेर। ओके, याद रखना। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट आरएनए इंटरफेरेंस भी इंपॉर्टेंट है, इसमें निमेटोड मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा है, इन्फेक्ट करे टोबैको रूट्स को। यहाँ पे वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम यूज होता है इंट्रोड्यूस करने के लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक निमेटोड को, और ये प्रोड्यूस करता है सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए, जो कि क्या बना लिया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब ये क्या करेगा, साइलेंसिंग ट्रिगर करेगा, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ निमेटोड, जिससे कि उसका सर्वाइवल प्रिवेंट हो जाएगा। तो ये आरएनए इंटरफेरेंस का बेसिकली मैकेनिज्म है और इसका यूज है। ओके, तो अभी तक हमने एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन देखा, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन। अब हम देखते हैं किसमें, मेडिसिन में, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक है इंसुलिन, ह्यूमुलिन, बेसिकली ह्यूमुलिन, ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को ये ह्यूमुलिन है। इसमें चैलेंज क्या आया कि जो प्रो इंसुलिन में जिसमें एक्स्ट्रा स्ट्रेच सी पेप्टाइड है, वो इन ह्यूमन ये रिमूव किया गया ड्यूरिंग ह्यूमन में ये रिमूव हो जाता है मैचुरेशन के टाइम पे, तो ये एक चैलेंज था। इसका सोल्यूशन एली लिली कंपनी जो है 1983 में उसने निकाला। इसने दो अलग अलग डीएनए सीक्वेंस प्रिपेयर किए, ए चेन के, बी चेन के, ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन के, और इसे इंट्रोड्यूस किया किसमें, इकोलाई, मान लीजिए इकोलाई है, इसमें इंट्रोड्यूस किया, और फिर चेन्स को प्रोड्यूस किया सेपरेटली एंड फिर एक्सैसरेट किया एंड कंबाइन किया एक डाइसल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज हुई, ऐसे इसका सोल्यूशन निकाला गया। ये बात हुई किसकी, ह्यूमुलिन की, इंसुलिन की, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की। जीन थेरेपी में बात करें केस स्टडी, तो 1990 में 4 ईयर ओल्ड गर्ल में एडीए डेफिशिएंसी देखी गई, एडेनोसिन डीएमिनेज, ठीक है। अब इसका मेथड क्या था, लिम्फोसाइट जो पेशेंट है उसे ग्रो किया गया कल्चर उसका, और एक फंक्शनल एडीएसी डीएनए को इंट्रोड्यूस किया गया एंड सेल्स को रिटर्न किया गया पेशेंट में। अब ये कोई परमानेंट क्योर नहीं है अनलेस ट्रीटेड एट, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज पर अगर नहीं ट्रीट किया गया तो परमानेंट क्योर नहीं है, इसे पीरियोडिकली टाइम पे करना पड़ेगा। तो ये इसका मेथड था। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, अर्ली डिटेक्शन, पीसीआर फॉर लो पैथोजन कंसंट्रेशन एंड एलाइजा, ये किस पे बेस्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन पे। प्रोब्स की बात करें तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर आरएनए टैग्ड होते हैं विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल टू डिटेक्ट म्यूटेटेड जीन्स, ठीक है। ये बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन में मेडिसिन का हो गया, एग्रीकल्चर का देख लिया हमने। अब हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स में देखिए, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्यों बनाए गए, स्टडी करने के लिए नॉर्मल फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीजेस, वैक्सीन सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी, ये सब रीजंस भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछे जा सकते हैं, ठीक। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज करने के लिए यूज टू ट्रीट इम्फाइसेमा को ट्रीट के लिए ये यूज किया गया। रोजी ट्रांसजेनिक काउ है जो कि 1997 में प्रोड्यूस करती है ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन, एंड वो न्यूट्रिशनली ज्यादा बैलेंस्ड होती है फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ मिल्क। ओके, एथिकल इश्यूज की बात कर लेते हैं, तो जीईएसी इंपॉर्टेंट है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी वाले पार्ट, इसमें इंडियन बॉडी ने मॉनिटर किया वैलिडिटी एंड सेफ्टी ऑफ जो भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो रहा है, रिसर्च हो रहा है उसके लिए। बायोपायरेसी क्या है कि यूज ऑफ बायो रिसोर्स बाय मल्टीनेशनल कंपनीज विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन इज बायोपायरेसी। इसका एग्जांपल है जैसे बासमती राइस हो गया, 1997 में पेटेंट कर लिया था यूएस कंपनी ने इंडियन वैरायटी का, तो ये एक एग्जांपल हो गया बासमती राइस, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर एप्लीकेशन चैप्टर भी यहाँ पे खत्म होता है स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एडेप्टेशन हम यहाँ देख लें, एडेप्टेशन इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल किट मतलब क्या होनी चाहिए। तो कैंगारू रैट की बात करें नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में, ये मीट करता है वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। तो ये प्लीज आप ध्यान देते चलिए, जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। कैंगारू रैट की बात करूं किसके थ्रू, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, ठीक है। वाटर यहाँ पे क्या है, बाय प्रोडक्ट, एंड इसमें एबिलिटी होती है कंसंट्रेट करने की यूनिट। डेजर्ट प्लांट की बात करूं, ओपेंशिया, इसमें थिक क्यूटिकल होता है, स्टोमेटा होता है, डीप पिट्स में संकन होता है, सीएम पाथवे होता है, लीफ रिड्यूस्ड होती है टू स्पाइंस, फोटोसिंथेसिस बाय फ्लैटेंड स्टेम फाइलोक्लेट्स के थ्रू। फाइलोक्लेट्स क्या है बच्चों, फ्लैटेंड स्टेम्स है, इसके थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है डेजर्ट प्लांट्स में, ओपेंशिया।
ठीक। कोल्ड क्लाइमेट्स में एलेंस रूल होता है, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स उनमें शॉर्ट ईयर्स एंड लिम्स होते हैं जो कि हीट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। एंड हाई एल्टीट्यूड की बात करें, एल्टीट्यूड सिकनेस, तो बॉडी कॉम्पनसेट करती है फॉर लो PO2, कैसे, आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ा के, डिक्रीज करके बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट, इन तीनों से ये क्या करती है, कॉम्पनसेट करती है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स पे चलते हैं बच्चों। तो इसमें रेट्स इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल जो कि बॉर्न मतलब पैदा होते हैं मरते हैं, लेकिन एक पॉपुलेशन का जो बर्थ रेट होता है, डेथ रेट होता है, ये कैसे होता है, चेंज इन नंबर विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक, सेक्स रेशियो, परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल, ये पता है। एज पिरामिड्स में देखिए एक्सपैंडिंग, जो कि ट्रायंगुलर होगा, याद रखिएगा, एक्सपैंडिंग। देन उसके बाद स्टेबल, स्टेबल बेल शेप का होगा, एंड डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग अर्न शेप का होगा। ठीक, तो एक्सपैंडिंग मतलब हाई प्रोपोर्शन ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, स्टेबल मतलब प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव ये नियरली इक्वल होते हैं, डिक्लाइन मतलब फ्यूअर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। अब पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स, एक तो एक्सपोनेंशियल जे शेप्ड वाला, एक्सपोनेंशियल जे शेप्ड, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जब रिसोर्स अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड रिसोर्स। ओके, इक्वेशन इसका देख लीजिए, dN/dt Rn, R यहाँ पे इंट्रिंसिक रेट है, नेचुरल इंक्रीज। लॉजिस्टिक ग्रोथ एस शेप की है, क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ। ओके, वर्नर्स फॉर, ये इक्वेशन इसकी। कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे के जो है यहाँ पे दिखाया गया है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड एनवायरमेंट कैन सस्टेन, वो कैरिंग कैपेसिटी है। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन देखें तो आर सिलेक्टेड जो स्मॉल साइज है, मेनी ऑफस्प्रिंग्स, ऑयस्टर या फिर पेलागिक फिश, वर्सेस के सिलेक्टेड मतलब लार्ज साइज, फ्यू ऑफस्प्रिंग, इसमें एग्जांपल है मैमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, तो आर सिलेक्टेड है तो स्मॉल साइज है, मेनी ऑफस्प्रिंग है, ऑयस्टर हो गया, पेलाजिक फिश हो गया। अगर के सिलेक्टेड है तो लार्ज साइज है, फ्यू ऑफस्प्रिंग है, मैमल्स, बर्ड्स। ठीक है, तो ये इसमें इतना इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स में। आगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन, यहाँ पे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम्पल्स आपको इनके पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो प्रेडेशन का देख लेते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये कंड्यूट फॉर एनर्जी की तरह एक्ट करते हैं, ट्रांसफर एंड कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल के लिए, जैसे प्रिकली पियर कैक्टस इन ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल्ड बाय मॉथ। ठीक, कंपटीशन, नेगेटिव नेगेटिव, गर्ल्स कंपटीशन, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यहाँ पे ये क्या स्टेट करता है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, कॉम्पीट कर रही है सेम रिसोर्स के लिए, तो एक साथ ये बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकती। ठीक है, पैरासिटिज्म की बात करें, पॉजिटिव नेगेटिव है। ब्रूड पैरासिटिज्म, कुकू मतलब कोयल में जो ले करती है एग को अपने क्रो के नेस्ट में। कोमेंसिलिज्म की पॉजिटिव ओ की बात करें तो ऑर्किड ऑन मैंगो ब्रांच, ठीक है, ब्रांच ब्रांकल्स जो है, ब्रिनाकल्स वेल, ब्रिनाकल्स बार्निकल्स ऑन वेल्स, एंड सी एनिमोन ऑन क्लाउन फिश, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअलिज्म, पॉजिटिव पॉजिटिव लाइकिंग, जैसे एल्गी फंजाई, माइकोराइजा, फंजाई रूट्स, एंड फिग ट्री एंड वास्प जो है कोएवोल्यूशन, तो फिग ट्री एंड वास्प इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसमें क्या है, कोएवोल्यूशन। ओके, एमेंसिलिज्म -0, one is harmed and other is unaffected, penicillium killing bacteria। ठीक, तो ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है किसमें, पॉपुलेशन इंटरेक्शन में। फिर से बोल रही हूँ, इसमें एग्जाम्पल्स बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए यहाँ पे ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर भी खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम चलते हैं, इकोसिस्टम। देखिए बच्चों, इकोसिस्टम में बार बार हमें कंफ्यूजन होती है ना कि लास्ट के लिए छोड़ते हैं, बस थोड़े क्वेश्चन आएंगे, कहाँ ही क्वेश्चन आते हैं। प्लीज आप इस भ्रम में मत रहिएगा, इकोसिस्टम से भी अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्लीज इसको, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, छोटा टॉपिक है, लास्ट में देखेंगे, इसको ऐसे छोड़ दिया, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना किसी भी टॉपिक को। ठीक, तो इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात कर लें, स्ट्रैटिफिकेशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट स्पीसीज का, जो कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे होती है। एग्जाम्पल में जैसे ट्री टॉप पे होगा, श्रब मिडिल में होगा, हर्ब्स एंड ग्रासेस बॉटम में होगी। इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, इंटरैक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, जिससे कि रिजल्ट किसमें मिलता है, फिजिकल स्ट्रक्चर में। 4 फंक्शनल इसके पिलर्स होते हैं, कौन कौन से, प्रोडक्टिविटी इसके फंक्शनल पिलर है। ओके, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, ओके, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। मैं क्यों लिख रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनके कंपोनेंट पता होना एटलीस्ट आपको। ठीक है, 4 फंक्शनल जो पिलर्स हैं ये पता होना। तो साइक्लिंग के मतलब साइक्लिंग जो है, ये डिटेल में नहीं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि साइक्लिंग जो डिटेल में, क्योंकि ये रिमूव कर दिया जा चुका है बच्चों, तो ये नहीं देखना है हमें, लेकिन ये चीजें देखनी है। प्रोडक्टिविटी जो मैथ है इकोलॉजी की, जीपीपी, इसमें ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, टोटल रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो बायोमास बच गया है फॉर द कंजम्पशन ऑफ हेटेरोट्रॉप्स, ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। तो क्या फॉर्मूला है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का, जीपीपी माइनस आर, मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से अगर रेस्पिरेटरी लॉसेस आप हटा देंगे तो आपको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिलेगी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स, तो वो होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ग्लोबल स्टैटिक्स की बात करें, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों।
टोटल एनुअल एमपीपी जो है ऑफ द होल बायोस्फीयर वो कितनी है 170 बिलियन टन्स, ठीक है। और ओशन एनपीपी कितनी है, ओशन की 55, तो प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 170 क्या है, टोटल होल बायोस्फीयर की है, एंड ओशन की 55 बिलियन है, ठीक है। अब इसमें 70% जो है ऑन द सर्फेस है क्योंकि लाइट एंड न्यूट्रिएंट लिमिटेशन की वजह से। तो ये हो गया प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम की बात। अब हम बात कर लेते हैं डिकम्पोजिशन। इसमें 5 स्टेप प्रोसेस है। क्या है, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। ये ऐसे आपको ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रेट को, केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो स्लोअर होगा अगर डिट्राइटस रिच है लिग्निन एंड चिटिन में, फास्टर होगा अगर रिच है नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस में, ठीक है। तो स्लो कब होगा, लिग्निन एंड चिटिन में जब रिच है, एंड नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस में जब रिच है तो फास्टर होगा केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है। एंड दूसरा फैक्टर एनवायरमेंट, ये वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरमेंट फेवर करता है डिकम्पोजिशन को। लो टेम्परेचर एंड एनारोबियोसिस इनहिबिट करते हैं इसे, ठीक है। एनारोबियोसिस मतलब सॉरी बच्चों, ऑक्सीजन कमी, ठीक है, वो कर रहे हैं इनहिबिट। एनर्जी फ्लो की बात कर लें बच्चों, पीएआर फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन लेस देन 50% इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, ठीक है। एंड प्लांट जो है कैप्चर करता है उसमें से भी कितना 2 to 10% ऑफ पीएआर, मतलब 50 जो अभी तो लेस देन 50% है उसमें भी 2 to 10% वो करता है। फूड चेन्स की बात कर लेते हैं बच्चों, तो ग्रेजिंग फूड चेन्स ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है लिविंग प्लांट्स में। डीएफसी डेट्राइटस फूड चेन प्राइमरी सोर्स है ये डेड ऑर्गेनिक मैटर में। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा फ्रैक्शन होता है एनर्जी का फ्लो का, किसके, डीएफसी के थ्रू, डेट्राइटस फूड चेन के थ्रू। एंड 10% लॉ जो लेंडमैन का लॉ है ये भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब हम बात कर लेते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। इकोलॉजिकल पिरामिड्स में देखिए 3 पिरामिड्स हैं, ठीक है। कौन कौन सा, पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ नंबर, ठीक है। नंबर वाले पिरामिड्स में ये यूजुअली क्या होता है, अपराइट होगा, ठीक। उसके बाद पिरामिड्स ऑफ बायोमास की अगर मैं बात करूं तो ये भी अपराइट ही होता है यूजुअली। एक्सेप्शन जो कि हाई यील्ड है, जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है सी में, ये जनरली क्या होता है, इन्वर्टेड। तो ये एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है क्योंकि जो फिशेस का बायोमास होता है, जो मतलब मेन कंज्यूमर्स हैं, ये बहुत ज्यादा होता है देन फाइटोप्लैंक्टन जो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। तो इसलिए पिरामिड्स ऑफ एनर्जी हमेशा ऑलवेज और एक्सेप्शन वाला केस आपको यहाँ पे याद रखना है बच्चों, ऑलवेज अपराइट होगा, ठीक है। तो ऑलवेज अपराइट कहाँ पे होगा, पिरामिड ऑफ एनर्जी यूजुअली अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ नंबर में इसमें भी एक एक्सेप्शन है, मैंने नहीं बताई, सिंगल ट्री सपोर्टिंग मेनी बर्ड्स या इंसेक्ट, ये एक्सेप्शन है। पिरामिड ऑफ बायोमास भी यूजुअली अपराइट होगा, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, क्या, बायोमास इन सी जनरली इन्वर्टेड होता है, ठीक है। एनर्जी वाला ऑलवेज अपराइट होता है, ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता क्योंकि एनर्जी जो है लॉस होती है एज हीट एट एवरी ट्रांसफर, ठीक। ये बात हो गई इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। यहाँ पे इकोसिस्टम वाला पार्ट भी इससे पहले खत्म होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी पता होनी चाहिए। देखिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। अगर मैं जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात कर रही हूँ तो विद इन द स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज के अंदर ही, उसमें कोई जीन्स में चेंज है तभी ना, ये जीन, दूसरा जीन, तीसरा जीन, एक स्पीसीज के अंदर। एग्जाम्पल जैसे हो गया रोल्फिया वोमिटोरिया, ठीक है, रेस्पिराइन कंसंट्रेशन एंड 50,000 स्ट्रीम्स ऑफ राइस इन इंडिया, ठीक। ये एग्जांपल हो गया जेनेटिक डाइवर्सिटी का। स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करें, डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल, ठीक है। अब स्पीसीज लेवल पे जो डाइवर्सिटी थी, ये तो था जेनेटिक वाला विद इन द स्पीसीज, और अब जब स्पीसीज लेवल पे होगा, जैसे कि वेस्टर्न घाट हो गया एग्जांपल, जिसमें ज्यादा एम्फीबियन की डाइवर्सिटी होती है देन ईस्टर्न घाट्स। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो इकोसिस्टम लेवल पे, मतलब डिजर्ट, रेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव्स के लेवल पे जो डाइवर्सिटी होगी वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इन तीनों डाइवर्सिटी में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए और एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए, ठीक। स्पीसीज मैग्नीट्यूड एंड पैटर्न्स की बात कर लें तो रॉबर्ट्स में एस्टिमेट की बात करें, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी थी, 7 मिलियन, अबाउट 7 मिलियन। इंडियन स्टैट्स की बात करें तो 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया है, बट 8.1% ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है। वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज है। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है इक्वेटर से पोल्स पे, ठीक। जैसे कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में इज द मोस्ट बायोडाइवर्स प्लेस है अर्थ पे। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था, इसका ये इक्वेशन है। एंड जेड वैल्यू जो है वो स्लोप है लाइन का, यूजुअली 0.1 to 0.2 होता है पूरे कॉन्टिनेंट्स के लिए, पूरे कॉन्टिनेंट के लिए, लार्ज एरियाज के लिए। एंड जेड स्टीपर होता है 0.6 to 1.2, ठीक। तो यहाँ पे ये स्पीसीज मैग्नीट्यूड एंड लेवल ऑफ डाइवर्सिटी की बात हुई। अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में जो इंपॉर्टेंट है, एक तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है।
ये पहला कॉज है, पहला कॉज है ये, ठीक है, द फर्स्ट कॉज। अमेजोन जो है कट हो गया फॉर सोयाबीन्स, अमेजोन बीइंग कट फॉर सोयाबीन्स एग्जांपल है इसका। ओवर एक्सप्लॉयटेशन एग्जांपल स्टीलर सी काउ, पैसेंजर पिजन, ठीक है। एलियन स्पीसीज इन्वेजन नील पर्च इन लेक विक्टोरिया, ठीक है, जिसमें किल्ड हुए 200 किकिनेट फिश। पार्थेनियम, कैरेट ग्रास, लैंटाना एंड इकॉर्निया वाटर हाइसेंट। अफ्रीकन कैटफिश, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एलियन स्पीसीज इन्वेजन में अफ्रीकन कैटफिश, ठीक। को एक्सटेंशन, जब दो होस्ट एक्सटिंक्ट हो जाए, ये एक यूनिक पैरासाइट्स भी इसमें मर गया, तो वो होता है को एक्सटेंशन, एक्सटेंशंस। एंड कन्वर्जेशन स्ट्रेटजीज में देख ले तो इनसीटू एंड एक्सीटू दो चीज है। इनसीटू जो प्रोटेक्ट करती है होल इकोसिस्टम को, इसमें हॉटस्पॉट 34 होते हैं ग्लोबली, हाई एंडेमिज्म। इंडिया में 3 है, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। सैक्रेड ग्रुप्स की बात करें, खासी एंड जयंता हिल्स, मेघालय एंड अरावली हिल्स। एक्सीटू ऑफ साइट, ऑन साइट एनसीटू, एक्सीटू ऑफ साइट, तो थ्रेटेंड एनिमल प्लांट्स ये आउट ऑफ देयर हैबिटेट, ये एक्सीटू में आएगा। एग्जाम्पल जैसे इसमें जू हो गया, बोटानिकल गार्डन्स हो गया, क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया, -160 डिग्री सेल्सियस पे प्रिजर्व करके, सीड बैंक, टिश्यू कल्चर, तो ये हो गया कंजर्वेशनल स्ट्रैटेजीज। ओके, तो इसी के साथ बच्चों क्लास 12 के जितने भी रेस्ट चैप्टर्स थे यहीं पे कंप्लीट होती है सारी यूनिट्स। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम जो 3 मई को है, उसके लिए आप सबको ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से करोगे तो एक अपना मोटिवेशन, एक कॉन्फिडेंस आप छोड़ के नहीं जाइएगा। आपको आपकी तैयारी हो चुकी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो चुकी है, अब ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आप सीधे एग्जाम में जाइए। एंड गुड लक, थैंक यू वेरी मच।